हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 क्लास में हम लोग क्लास 6 टू 8 का जो पेपर था ट्री 2 का, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं 3 भाग में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले भाग में हम लोग 30 प्रश्न पढ़े हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न को रखे गए थे कंपलसरी वाले, और उसके बाद से 40-40 करके हम लोग 2 क्लास में 40-40 करके हिंदी के प्रश्नों को पढ़े हैं। ठीक है, उसी तरह से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 टू 10 का, जो ट्री 2 में हुआ था 9 टू 10 का पेपर। उसका पहले हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद से 20-20 करके, क्योंकि इसको ज़्यादा डिफाइन भी करना है। एक एक प्रश्न में 4-4, 5-5 जो ऑप्शन है, 3-3 ऑप्शन है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, 20-20 करके 4 क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम इंग्लिश के जो प्रश्न है 8 प्रश्न उसको देखेंगे, उसके बाद से हिंदी के 22 प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है डायरेक्शन में कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द। सेम ऐसे ही प्रश्न 6 टू 8 में भी था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं मोबाइल में। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ आर्टिकल पूछ रहा है, ए एन और जो द है, ये तीनों क्या है? आर्टिकल है। ए आर्टिकल इसमें फिल करना है प्रश्न नंबर 1 और 2 में। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, सभी स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के पहले क्या लगेगा वो आपको बताना है। एन, ए, द, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा द। ठीक है, स्टूडेंट के पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रहा है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज ब्लैंक्स है एक्ट्रेस। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है इन मुंबई में, मुंबई में मेरा एक फ्रेंड है जो क्या है? एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस के आगे ए है। ये तो आप लोगों को पता है, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल के आगे एन लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया ए एंड द, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा एन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एन, इज एन एक्ट्रेस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। निम्नलिखित में से एक रिवर नहीं है, नदी नहीं है। कौन? बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो बे ऑफ बंगाल ये तो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और गोदावरी और गंगा ये दोनों क्या है? नदियां हैं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गोदावरी और गंगा ये नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। सभी क्वेश्चंस जो 6 टू 8 में हो, 9 टू 10 में हो, 11 टू 12 में हो, ये जो 8 प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश के, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो वाले प्रश्न पूछे गए थे, कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। एक ड्राइंग रूम का पार्ट कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से बताना है। वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो ड्राइंग रूम में होता नहीं है। चिमनी भी नहीं। सोफा सेट, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, एक से अधिक जो है ड्राइंग रूम का सेट नहीं है। कौन कौन वो नहीं है? तो वॉशिंग मशीन नहीं है और चिमनी नहीं है। सोफा सेट ड्राइंग रूम का सेट है। थोड़ा प्रश्नों को ध्यान देना है, नहीं तो जैसे हम ऊपर अभी रॉन्ग कर दिए हैं वैसे हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम का सेट नहीं है, ये नहीं कि सी नहीं लगाना है, नहीं है यानी इनमें से एक से अधिक नहीं है, ए और बी। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है टुडे इज संडे। टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टुडे इज संडे, आज संडे है। द डे बिफोर, इसके पहले यानी संडे के पहले, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। संडे के पहले सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। यस्टरडे वाज, यहाँ उत्तर आपको बताना है। यस्टरडे वाज क्या होगा? ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो यहाँ पूछ रहा है कि यस्टरडे, अब सैटरडे के यस्टरडे क्या होगा? तो फ्राइडे होगा। उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ। नवंबर आता है किस मंथ के बाद आता है? अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर यहाँ दिया नहीं है, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, OCTOBER, ठीक है। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। 7 नंबर प्रश्न, हस्बैंड्स ब्रदर। हस्बैंड्स के ब्रदर को क्या कहते हैं? कजिन, सन, ब्रदर इन लॉ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7 का? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, आप लोग भी पेज और पेन लेके बैठे, जब क्वेश्चन आ रहा है तब आप उसका उत्तर दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना हो रहा है, क्योंकि अभी तो केवल रिवीजन का ही समय है। हो सकता है पेपर का डेट कुछ बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग यही मान के चले कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करें। प्रश्न नंबर 8 है, यानी इंग्लिश का लास्ट प्रश्न, मदर्स पेरेंट्स आर। मदर्स के पेरेंट को क्या कहते हैं? सन इन लॉज, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ मदर की बात आ रही है, तो यहाँ आपका मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फादर्स पेरेंट्स पूछे तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, इसी चीज़ को उलट पुलट के पूछ रहा है। अब चलते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? प्रत्यय रहित, पहले इसको समझिए। प्रत्यय रहित यानी जिसमें प्रत्यय न लगा हो। झुकाव, भाव विह्वल, उल्लेखनीय उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका? 9th में। 9th में वो तो प्रत्यय रहित पूछ रहा है। झुक आओ इसमें तो है, भाव विह्वल इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। उल्लेख और उल्लेख इसमें तो उल्लेख होगा, फिर न होगा, फिर ये होगा, ठीक है। उल्लेख और नीय ये भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी है। प्रश्न नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है? विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा, सबसे उत्तम जो परिभाषा है वो क्या है? वो है विचार या भाव प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के कितने प्रकार हैं? यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो गए। स्वर के कितने प्रकार हैं? हर्ष, दीर्घ और एक और सुनते हैं आप लोग, प्लुत। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर आपको हो जाएगा हर्ष और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का कहीं हम लोग उच्चारण करते ही नहीं। अपने जो स्वर हैं, जो हमारे पास स्वर है, उसमें कहाँ हम उच्चारण करते हैं, इसलिए यहाँ उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, ह्रस्व स्वर कौन सा है? अब इसमें बताना है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होता है ना, उसमें बताना है हर्ष स्वर कौन सा है। अ, आ, ई, बड़ी ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्ष स्वर होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है,
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 6, 7, 8 उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो उच्चारण के आधार पर पूछे तो 8 होता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण महाप्राण, क्लास 6 to 8 में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ख, च, छ उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण ख, च, छ, तो इसमें हो जाएगा ख और छ तो होगा नहीं, च होगा, ठीक है। और ख और छ क्या है? महाप्राण है, महाप्राण। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है घोष ध्वनि कौन सी है? घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब से क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा था, इसमें भी पूछा है। तो इन सब व्याकरण की चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए कि घोष ध्वनि पूछ रहा है। घोष ध्वनि कौन कौन सी होती है? घोष ध्वनि होती है 2 नहीं 3, 4, 5, 3, 4 और 5 घोष ध्वनियाँ होती हैं। अघोष होता है 1 और 2। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा है? क, ख, ग, ये तो हो जाएगा। च, छ, ज, ये भी हो जाएगा घोष ध्वनि। त, थ, द, ये नहीं होगा। त, थ, द, ध, हाँ ये भी होगा। त, थ, द, ध 4 नंबर पे आ रहा है। तो घोष ध्वनि कौन सी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों ये घोष ध्वनियाँ हैं। तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर जो व्यंजन है वो घोष ध्वनि में आती है। प्रश्न नंबर 16 है स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? प, फ, म उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से म तक जो होता है वह स्पर्शी व्यंजन होता है, ठीक है। 25 जो वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ तीनों क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण है, विशेषण बताना है। आग्रही, आग्नेय, आग्नेय उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय क्या होता है? अग्नि का विशेषण शब्द है आग्नेय, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है। लुंठित और प्रकंपित, याद रखिएगा एक ही को कहा जाता है। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन एक ही व्यंजन का नाम है। वो कौन सा है? श, स, र उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो र को लुंठित और प्रकंपित दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा। लुंठित और प्रकंपित नाम है। प्रश्न नंबर 19, अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन सा है? य और व, सब लोगों को पता है कि अर्धस्वर होता है य और व। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, च वर्ग का व्यंजन है। च, छ, ज, झ। च वर्ग का मतलब च के बाद जितनी सारे है, च, छ, छ, ज, झ, यहाँ क्या है? 5 च वर्ग का व्यंजन है। तो देखिए यहाँ कौन सा है? छ भी है, ज भी है, झ भी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है 21 है केकी, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय हैं? यहाँ पक्षी के पर्याय पूछा है। क और ख, ग, ख और ग, ग और घ उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा विहंग भी होता है और खग भी होता है। तो पूछ रहा है पक्षी का पर्याय, यानी ख और ग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कापुरुष, कायर, कुत्सा, निंदा, सकल, विकल उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कापुरुष यानी कायर पुरुष, ये तो सही है। कुत्सा, निंदा, सकल और विकल यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है।
प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है, पहले अशुद्ध को अंडरलाइन करिए। अशुद्ध पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो यह कहना आपकी गलती है, सही है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यहाँ तो तीनों शुद्ध लग रहा है, शुद्ध है ही। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कोई अशुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य भेद नहीं है? वाक्य भेद में नहीं आता है कौन सा विकल्प? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों होते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य, ये उपवाक्य नहीं होता है, ये तो विधेय और विधेय में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नहीं होगा, उपवाक्य नहीं होगा, वाक्य और उपवाक्य। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता, तीनों को ध्यान रखिएगा, न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकार्थी यानी एक अर्थ वाला शब्द, अनेकार्थी यानी एक ही शब्द हो उसके कई अर्थ निकलते हों। लेकिन न्यूनता, लघुता, हीनता और तुच्छता का बोध करने वाले शब्द को उनार्थक शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनासक्त, अदेय, अनाहूत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनाहूत हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो उसको एक शब्द में कहते हैं अनाहूत। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 से यहाँ संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी जो शब्द माप तौल वाले हों उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, जिसमें नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक। देखिए प्रश्नों को बस हेर फेर कर दिया गया है, लेकिन आंसर वही है। पहले क्या पूछा जाता था? संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, लेकिन अब जितना बढ़ते जा रहा है एग्जाम का पैटर्न, चेंज होते जा रहा है। अब यहाँ पूछ रहे हैं संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल, ज और ल को अलग अलग कर देंगे, कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए जल क्या है? रूढ़ शब्द है। यौगिक जो दो शब्द से मिलकर बना होता है। योग रूढ़ में जैसे बहुब्रीहि समास है, उसके कई उदाहरण योग रूढ़ शब्द में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? जल का रूढ़ शब्द। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? मैंने छंद को बहुत ही विधिवत तरीके से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया है जब हम ट्री 1 की तैयारी कर रहे थे, ट्री 2 की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो जो लोग वो क्लास नहीं देखें, वो वीडियो नहीं देखें, जाकर देख लें। कम से कम एक से दो बार आप लोग देखेंगे तो छंद को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये हर एक एग्जाम में आ रहा है, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आता जरूर है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्र, वज्रा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मात्रिक छंद होता है एक, वार्णिक छंद होता है। छंद दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद में एक सममात्रिक छंद, एक
अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद, और एक क्या होता है, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, अर्धसम मात्रिक में कौन कौन, और विषम मात्रिक में कौन कौन, ये भी मैंने बताया। विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्पे, कुंडलियां और छप्पे, अक्सर यही दो पूछा जाता है। ठीक है, और दोहा बरवे सोरठा इसमें आता है अर्धसम मात्रिक में, और चौपाई रोला गीतिका हरिगीत का सम मात्रिक में आता है। तो यहाँ सब मात्रिके छंद में है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे कौन सा मात्रिक छंद, यानी दोहा भी है, सोरठा भी है, ये भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला एंड लास्ट प्रश्न है आज का 30 नंबर प्रश्न। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। उदित उदयगिरि इतना ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया। उदित उदयगिरि मंच पर, जब हम अलंकार पढ़ाएं उसमें टोटल जितने भी पूछे गए हैं अलंकार के, दोहे हो सोरठे हो जो भी हो, हम उसमें बताए हैं। तो आप एक बार देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ उदित उदयगिरि ये क्या है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, इसमें बताना है क्या होगा, इसमें रूपक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम तो डेली कहते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का ये अधिकार बनता है, या आप कहें या न कहें, लेकिन आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन लोगों के पास आप शेयर करेंगे तभी उन लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो आप दूसरों की मदद करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।